हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन वाले जो क्वेश्चंस है आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं ताकि आप लोग जो है सीख सके। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए संसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? अब देखिए दो तीन चीजें जो आप लोगों से यहां पर में पूछी जा सकती है। यहां पर में आप लोगों से बोला जा सकता है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, राष्ट्रपति से कब स्वीकृति प्राप्त हुई और कब जो है इसको संसद ने पारित किया था। तो दो तीन अलग अलग चीजें हैं, इसको पूछा जा सकता है। तो प्लीज जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये राइट टू इंफॉर्मेशन बिल जो है उसके ऊपर में हस्ताक्षर किए थे 15 जून 2005 को। ठीक है, तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अप्रूवल इसमें मिली थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसको लागू कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लागू किया गया था फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे इस बिल के ऊपर में। आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, जितने भी बच्चे नॉलेज कैप्सूल और रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में थे, आप लोगों को मैंने बार बार याद करवाया हुआ है कि संसद जो है वो का गठन कौन से आर्टिकल से होता है। संसद का गठन, जल्दी से मेरे को आर्टिकल बताएंगे। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आगे रहोगे। संसद जो है फ्रेंड्स राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जब तक राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं देते उस बिल को पास नहीं माना जाता है। ओके, तो यहां पर मैं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का ही पार्ट है एज पर आर्टिकल नंबर 79। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जो है प्रैक्टिस करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है। एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे। ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी बच्चों को समर्पित जिन्होंने एनर्जी यहां पर में दी है। जल्दी जल्दी से बता देंगे। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से हर एक जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे। चलिए देखिए, इतने सारे बच्चे जो हाथ ऊपर करके बता भी रहे कि बिल्कुल सेशन को लाइक कर दिया है और शेयर भी करते रहेंगे जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लोग। बहुत बढ़िया। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ियां कहां पर में स्थित है? कार्डेमम हिल्स। ठीक है, देखिए कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां जहां पर में मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों को पता है फ्रेंड कि दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, मसालों का उत्पादन बहुत ज्यादा बहुत मात्रा के अंदर में होता है। तो इलायची की पहाड़ियां आप लोगों को यहीं पे मिलेंगी। ये ईस्टर्न घाट जो है ना, ये पश्चिमी घाट, उसका जो सबसे दक्षिणी कोना इधर साइड के अंदर में, इधर में आप लोगों को इलायची की पहाड़ियां मिलेंगी केरल के अंदर में, केरला में। ओके, इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिणी हिस्से के अंदर में। तो वेस्टर्न घाट के दक्षिणी हिस्से के अंदर में आप लोगों को मिलती है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से के अंदर में। इसको याद रख लेंगे आप लोग। केरल के अंदर में है, पश्चिमी घाट में है, दक्षिणी भारत के अंदर में है। ये दोनों तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। तो इलायची की पहाड़ियां पश्चिमी घाट केरल में, दक्षिणी भारत के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मत, ये देख सकते हो आप लोग बीपीएससी एई के अंदर में आया था ये क्वेश्चन 2012 के अंदर में। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी एई के अंदर में, आगे में भी पूछा जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है, देखिए 66वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट हैज मोस्ट कंट्रीज? कौन सा कंटिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के आंसर्स यहां पर में आते जा रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड, सबसे ज्यादा कंट्रीज अगर इनमें से बोला जाए तो अफ्रीका के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, अफ्रीका के अंदर में कितनी कंट्रीज है? 54 कंट्रीज है। वही अगर आप एशिया की बात करोगे तो एशिया जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन एशिया में सबसे ज्यादा देश नहीं है। एशिया में बड़े बड़े देश है। ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है, टोटल 54 कंट्रीज है। एशिया की बात करेंगे हम लोग तो फ्रेंड्स 48 कंट्रीज है। ठीक है, यूरोप तो चलो छोटा है। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर में 54 कंट्रीज है इन टोटल। तो सबसे ज्यादा कंट्रीज वाला कॉन्टिनेंट या सबसे ज्यादा कंट्रीज वाला महाद्वीप, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है,
अफ्रीका। एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। जो भी बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में कोर्स ले रहा है, उसको पूरा देश भर की, ठीक है, 8,000 मॉक टेस्ट फ्री मिल रही है अभी। आज 8,000 मॉक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फ्री मिल रही है आप लोगों को, जिसमें 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चन है। ओके, हर एक बच्चा जो भी ले रहा है उन लोगों को, तो ये अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप सभी लोग इसके अंदर में जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप कोर्स लीजिए टीचिंग परीक्षा के साथ में, अभी फिलहाल के अंदर में हम लोग ये दे रहे हैं आप लोगों को, बाद में अलग से वो मिलना स्टार्ट होगा। तो आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड, सिलेक्शन इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा मेगा डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, वहां पर मैं आपको मिल जाएंगी। और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आप देखिए, आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स मिल जाते हैं, आपको जो है आप लोगों को मिल जाता है एनिमेटेड वीडियोस, आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, अब तक जो है फ्रेंड्स 1,35,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर चुके हैं कोर्स के अंदर में। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 के कोर्स के अंदर में ही, बाकी जो क्वेश्चन दिए वो तो अलग है ही। 1,35,000 से ज्यादा क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं आपके। ठीक है, चलिए ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा घटना वर्ष युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर में सही सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट स्वराज की मांग क्या 1926 में हुई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता क्या 1931 के अंदर में हुआ था। साइमन कमीशन जो है 1928 से उसका कोई लेना देना है। चौरी चौरा घटना 1922 से रिलेटेड। बताइए जल्दी से कि कौन सी वाली घटना जो है सही तरीके से सुमेलित नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा उसका आंसर। तो देखिए, कंप्लीट स्वराज या पूर्ण स्वराज जो है, इसकी मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कब हुआ था ये, 1900 कब हुआ था, जल्दी से आप लोग ये दो भरेंगे, जल्दी से हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से कमेंट कर देगा कब हुआ था ये। तो ये हुआ था 1929 के अंदर में, 1929 के अंदर में। इसको याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1926 नहीं, 1929 के अंदर में लाहौर अधिवेशन के अंदर में कंप्लीट स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। तो ये वाला युग्म सही नहीं है। बाकी गांधी इरविन समझौता जो है फ्रेंड्स, मार्च 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन का संबंध 1927 से भी है और 1928 से भी। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, चौरी चौरा जो कांड है फ्रेंड्स, फरवरी 1922 में हुआ था, जिसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रद्द करना पड़ गया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर मैं इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है एग्जाम का, डायरेक्टली एग्जाम का स्क्रीनशॉट लगा दिया है यहाँ पर मैं एग्जाम के क्वेश्चन का। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं कि बिहार का योगदान इतिहास के अंदर में क्या क्या पूरा रहा है। ठीक है, बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, बताइए। तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो श्री कृष्ण सिंह जो है, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और इन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंदर में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा था एग्जामिनर आप लोगों से। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने। फतवा ए आलमगिरी, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम नियमों का एक संग्रह निम्नलिखित राजाओं में से किसके काल में लिखा गया था। देखिए, ये आलमगिरी, ठीक है, आलमगीर किसका नाम था, आलमगीर किसकी उपाधि थी, डायरेक्ट इस क्वेश्चन से आप लोग कर सकते थे इसको, आलमगीर। तो देखिए, फतवाए आलमगिरी या जो है फ्रेंड्स, आलमगीर भी अगर आपको पता होता कि किसका नाम था, कौन सा बादशाह था जिसने अपने उपाधि आलमगीर की उपाधि ली थी, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा पाते, औरंगजेब। ठीक है, तो फतवाए आलमगिरी औरंगजेब के समय का कानून था। ठीक है, फतवाए आलमगिरी नाम से उसने कानून निकाला था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऐसा कानून था जो मुस्लिम जो कानून है उसके ऊपर में आधारित था। ठीक है, उसके ऊपर में पूरा बेस था, ताकि वो दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा, ठीक है, रिलीजियस पर्सन है।
निम्न में से किस शासक ने उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया? उत्तर भारत के ऊपर में 5 बार आक्रमण हुआ यहां पर में, किसने किया था? नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने, आसफ शाह ने, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव? देखिए नादिर शाह ने तो भारत पर एक ही बार आक्रमण किया था 1739 के अंदर में, ठीक है। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस लेकर चला गया था वो, मयूर सिंहासन मुगलों का। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है फ्रेंड्स, इसने उत्तर भारत में, ठीक है, 1748 से लेकर 1761 तक 5 बार उसने आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह का ये उत्तराधिकारी था, नादिर शाह के बाद में शासक बना था अफगानिस्तान और उस इलाके का। उसने भारत पर 5 बार, उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किए 1748 से 1761 के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन आपको बता दो फ्रेंड्स कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो अहमद शाह अब्दाली ही था, ठीक है। 1761 के अंदर में पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुई थी, मराठा सेना के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, जिसमें भी अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली, इसको अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, अहमद शाह अब्दाली को ही अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ओके। और मराठाओं के साथ में इसका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में बता दूंगा आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पानीपत का पहला युद्ध की बात करूं, पानीपत की पहली लड़ाई ये हुई थी 1526 में, ठीक है। इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी जो था उसके बीच में हुई थी ये पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है फ्रेंड्स, ये हुई थी 1556 के अंदर में, और इसमें अकबर और हेमू की सेना के बीच में लड़ाई हुई थी, अकबर प्लस हेमू विक्रमादित्य, ठीक है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, हेमू विक्रमादित्य 1556 के अंदर में, ठीक है। 1556 के बाद में, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई वो डायरेक्टली 1761 के अंदर में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली या फिर दुर्रानी भी बोलते हैं इसको, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी प्लस मराठा सेना के बीच में, ओके। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि पूछते हैं पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई, साल भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहां पर में एपीओ के एग्जाम के अंदर में आया था, सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, ठीक है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? बिहार एपीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से समझिए आप लोग। कोस्टल प्लेन, ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अरब सागर का तटवर्ती इलाका, यहां पर मैं बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड। अब बोला पूर्वी तटवर्तीय इलाका, मतलब इसके बारे में बात हो रही, इधर वाले इलाके के बारे में, ठीक है, पूर्वी इलाके के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब पूर्वी इलाके के बारे में बात हो रही है, उसमें भी उसका साउथ वाला पार्ट, मतलब दक्षिण वाला पार्ट, उसका ये वाला पार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्रेंड्स कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल, ठीक है। तो पूर्वी भाग के दक्षिणी हिस्से को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी भाग के दक्षिणी हिस्से को मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाला होता मालाबार, ठीक है, मालाबार। उसके बाद में जो है फ्रेंड नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार जो है ये बोला जाता है, ये उड़ीसा वाला जो तट है ना उसको, ठीक है, ये उड़ीसा वाला जो तट है उसको बोला जाता है उत्तरी सिरकार, और कोंकण का जो तट है वो बोला जाता है ये वाले इसको, ठीक है, इधर वाला जो इलाका है ना उसको बोला जाता है कोंकण का तट। तो पूर्वी भाग के दक्षिणी हिस्से को क्या बोलते हैं आप लोग? कोरोमंडल तट बोलते हैं। पश्चिमी भाग के दक्षिणी हिस्से को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये दोनों लिख देंगे आप लोग। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा मिलाकर ये कौन सा वाला तट बनाता है? कोरोमंडल तट बनाता है, कोरोमंडल तट। केरल का जो इलाका है उसको मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मालाबार तट, ये हो जाएगा आप लोगों का कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। उसके बाद में यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये पश्चिमी सीमा का ये ऊपर वाला जो इलाका है इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वाला जो पार्ट है वो कोंकण कोस्ट का पार्ट है, ठीक है। कोंकण कोस्ट के अंदर में ही यहाँ पर में कन्नड़ कोस्ट भी आता है, इसी के भाग को, कोंकण कोस्ट के ये एक भाग को कन्नड़ कोस्ट भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। चलो, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सोचिए और खुद को समझाइए एक बार, ठीक है। आपको आता है बट फिर भी एक बार अपने आप को समझाइए आप लोग जल्दी से। 1500 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। तो देखिए
अपने आप को यहां पर मैं समझाएंगे आप लोग कि भाई क्या बोला है, सदर्न पार्ट बोला है ईस्टर्न कोस्ट का, ईस्टर्न कोस्ट इधर वाला है, ठीक है, और नीचे वाला कोरोमंडल तट ये आपका हो जाएगा। अगर पश्चिमी तट बोलता तो आंसर क्या लगाते हैं आप लोग जल्दी से, वेस्टर्न का साउथ वाला पार्ट, उसका आंसर आप लोग लगा देंगे। चलिए बहुत सारे बच्चे जो बता रहे हैं, सेशन को लाइक कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है ये बताना है आप लोगों ने। व्हाट इज द नेम गिवन टू ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। अभी आपको पता है कि हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई है, मैंने पूरा पार्लियामेंट से रिलेटेड एक सेशन आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो अच्छे से जाकर देख लीजिएगा, उसको पूरा का पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन उसमें करवाए आप लोगों को। तो पुराना वाला जो पार्लियामेंट भवन था हमारा, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, संविधान सदन। ओके, संविधान सदन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 64% लोगों ने सही आंसर दिया है अब तक, 64% लोगों ने, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अब हमारी पार्लियामेंट नई वाली बिल्डिंग के अंदर में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ये विजयनगर एम्पायर था कहां पर में, ध्यान से समझने की बात है कि ये दक्षिण भारत के अंदर में एक समय में इस इलाके के अंदर में, थोड़ा सा नीचे में और करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो इलाका है ना, ये इधर में विजयनगर एम्पायर था, बाद में धीरे धीरे और भी बड़ा हुआ वो, लेकिन यहां पर में एक समय था जब विजयनगर एम्पायर, जब बाबर का आक्रमण होने से पहले की बात है ये, ठीक है, विजयनगर एम्पायर यहां पर में था। तो विजयनगर एम्पायर की बात अगर हम लोग करेंगे तो भाई इब्न बतूता ने इसकी यात्रा नहीं की, ठीक है, इब्न बतूता ने, ओके। उसके बाद में निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक, हुएन सांग ने भी इसकी यात्रा नहीं की। बताइए जल्दी से कि और किसने इसकी यात्रा नहीं की, क्या क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है फिर यहां पर में, ओके। हुएन सांग पता है ना आप लोगों को, ये कब आया था हुएन सांग, ये 13वीं 14वीं शताब्दी की बात है, 13-14 सेंचुरी की बात है ये, जब ये शासन था 13वीं और 14वीं शताब्दी में। हुएन सांग आया कब, हर्षवर्धन के समय में, 6th सेंचुरी में, कितने साल पहले की बात है वो, ओके। इब्न बतूता, ठीक है, 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग के अंदर में आया, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, मोर देन वन ऑफ द अबव यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट। अब ध्यान से समझिए आप लोग, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर में डिटेल में समझना आप लोगों ने कि एक एक पॉइंट जो इसके अंदर में सवाल आप लोगों से बन सकता है। गुड, देखिए यहां पर मैं बोला गया कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। आपको पता है कि चौरी चौरा नाम की घटना हुई थी फरवरी 1922 के अंदर में, ठीक है, फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की घटना हुई थी, जिसके बाद में गांधी जी ने हाथ खींच लिया था असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल सही बात है, 1916 के अंदर में, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से ये दोनों सही है, ये भी सही है, बी सही है और सी भी सही है। अब बात आती है यहां पर में, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा यहां पर में, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, 2 बार। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, अब एग्जामिनर किस हेतु से पूछ रहा है उसको समझना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन के समय में अगर मैं बात करूं तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट किया गया था 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है। पलवल नाम की जगह है हरियाणा में, पलवल स्टेशन से, पलवल, ठीक है, रेलवे स्टेशन से उनको अरेस्ट कर लिया गया था
एक दिन के लिए, और उनको बाद में फिर मुंबई ले जाके छोड़ दिया गया। ठीक है, मुंबई ले जाके छोड़ दिया गया, मुंबई या उसको बॉम्बे सिटी बोलते थे उस समय में, वहां ले जाके छोड़ दिया गया उनको। लेकिन उसके बाद में गांधी जी को अरेस्ट कब किया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद में गांधी जी को अरेस्ट किया गया था फ्रेंड 10 मार्च 1922 को। और आरोप क्या था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यंग इंडिया नामक जो उनकी पत्रिका थी उसमें बहुत सारे लेख लिखे थे इंग्लिश में। ठीक है, उसको माना गया कि ये तो राजद्रोह है या देशद्रोह है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि उनके ऊपर में, ठीक है, 10 मार्च 1922 के ऊपर में उनके ऊपर में आरोप लगाया गया। ठीक है, 10 मार्च 1922 को, और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको 6 साल की सजा सुनाई गई, 6 इयर्स की। वो बात अलग है कि उनको 2 साल बाद ही छोड़ दिया गया था, दो साल बाद ही छोड़ दिया गया उनको, उनके स्वास्थ्य कारण की वजह से। ठीक है, तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद में कब अरेस्ट किया गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो 10 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया गया था। आरोप था कि उन्होंने जो है देशद्रोही लेख लिखे हैं यंग इंडिया नामक अखबार के अंदर में। ठीक है, 6 साल की उनको सजा हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था। ठीक है, तो हालत खराब थी उनकी, तो उनको छोड़ दिया गया था वापस से। ठीक है, 2 साल में ही छोड़ दिया गया। अब कभी मान लो कि पूछ ले भूले भटके से कि भाई उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने उनको वो सजा सुनाई थी। ठीक है, ये वाली सजा, अब कहा लिखो, यहाँ जगह भी नहीं इधर में बची, इधर लिख देते। ठीक है, तो जस्टिस ब्रूमफील्ड उसका नाम था, ब्रूमफील्ड। ठीक है, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, उसने ये सजा सुनाई थी। ठीक है, गांधी जी को 6 साल की सजा, ब्रूमफील्ड ने। तो क्या मैंने आपको बताया, ध्यान से समझिए आप लोग, 68वीं बीपीएससी वाले भैया, ठीक है, एग्जामिनर भैया, अब तुमने किस हेतु से पूछा मैंने बच्चों को दोनों बता दिया। अब तुम देख लेना कि कैसा क्वेश्चन बनाना है तुमने आगे में। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखो, महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को भी गिरफ्तार किया गया था, एक दिन के लिए। ठीक है, पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, मुंबई ले जाके छोड़ दिया गया उनको। ठीक है, सुबह सुबह गिरफ्तार किया, अगले दिन रात में ले जाके, ठीक है, उसी में ट्रेन उधर से ही बिठाया, उधर से छोड़ दिया, उधर ले जाके उनको। ठीक है, मुंबई में ले जाके छोड़ दिया। ओके, ये बात थी आपकी 10 अप्रैल 1919 की। उसके बाद में 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, 6 साल की सजा हुई, 2 साल भी छोड़ दिया गया। ओके, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गलत है वहां पर में ये वाला पॉइंट। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होना है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की मदद से मैं आपको करवा सकता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये सारी पीपीटी और ये सारे कंटेंट आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो। नीचे में आप लोगों को नंबर चल रहा होगा, वहां से आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, नीचे में लिंक्स भी दी गई है, वहां से भी कर सकते हो। और हाँ, एआई का आप लोगों का कोर्स जो है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि एआई जो है आप लोगों के लिए अभी वरदान साबित हो रहा है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे रहेगा, वो फ्यूचर में रेडी रहने वाला है। आप लोगों में से कितने लोग जो है वो फ्यूचर रेडी रहना चाहते हैं, भविष्य के अंदर में पीछे नहीं रहना चाहते, ऐसा ना हो कि कहीं आप लोग पीछे रह जाए। और आपके पास में मौका है फ्रेंड्स एकदम, ठीक है, केवल 99 रुपीज के अंदर में आप लोगों का पूरा एआई आपको सीखने का। ठीक है, पूरा का पूरा एआई आप लोगों के लिए 3 घंटे की वर्कशॉप होगी 30 तारीख को, तो आप लोग इसके अंदर में सीख सकते हैं। इसमें किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, ये बताना है आप लोगों ने, भारतीय संविधान के कितना पढ़ा जाए। ठीक है, प्रिंस यदुवंशी जी, देखिए जितना पढ़ा जाए उतना कम है। ठीक है, ऐसा कर लो ना कि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, पढ़ने में मजा आ जाए, कि एक ऐसा हो कि जैसे कोई क्वेश्चन देख रहे हो, आप उसको सॉल्व कर रहे हो और आप इंजॉय कर रहे हो, आप इंजॉय करिए उसको। एक हेल्दी कंपटीशन बना लीजिए खुद के साथ में, फिर आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगी, डबल फायदा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये अपने आप में एक अलग आर्टिकल है। अगर आपको बाकी के संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते हैं या मूलभूत अधिकार आपको नहीं मिलते हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये क्वेश्चन पीईटी में आया था। ठीक है, कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसा बोला था कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 किस चीज से डील करते हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार उसका आंसर था। ठीक है, टीचिंग परीक्षा से पढ़ के गए होते तो आराम से वो पेपर भी निकल जाता आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देखते हैं। ठीक है,
जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, तो 25 से 28 तक के आर्टिकल्स आपके दिए हुए हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 19 के जो 6 आपको अधिकार दिए गए उनमें से एक है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में दिया गया है। देश में कहीं पे भी घूमने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, कोई भी काम धंधा मतलब संविधान के अंतर्गत रहते हुए, ठीक है, काम धंधा शुरू करने का अधिकार, ये सारे आप लोगों के अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स भी पूछा जाता है आप लोगों से, उपाधियों का उन्मूलन, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। पेड क्लास में मैंने फंडामेंटल राइट्स की 3 क्लासेस ली है आप लोगों की, फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 की, प्लीज उसको अच्छे से करिए, पूरा डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है ना, घुमा फिरा के जो बन सकते हैं हर चीज पढ़ाइए, प्लीज उसको रिवाइज कर लेना आप लोग, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन जो बच्चा रिवाइज किया होगा उस बच्चे का एक इतना सा भी गलत हो सकता है उसका, ठीक है। नाउ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? अब देखिए बहुत सारे आंदोलन इसके अंदर में दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला कालानुक्रम सही है। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि खेड़ा सत्याग्रह जो है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था, चंपारण हुआ था 1917 के अंदर में, तो ये वाली तो सही नहीं हो सकता, ये तो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो चंपारण पहले हुआ, खेड़ा फिर से, यहाँ खेड़ा पहले आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। चंपारण, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अहमदाबाद हुआ था। देखो 1918 में 2 आंदोलन हुए, ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन केवीएस में आया था 2018 में, ठीक है। 1918 में 2 आंदोलन हुए, एक हुआ था फरवरी के अंदर में, फरवरी में स्टार्ट हुआ था वो अहमदाबाद मील स्ट्राइक, अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो आंदोलन था वो, और फिर मार्च के लास्ट में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स आपका खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा। तो पहले अहमदाबाद मील स्ट्राइक हुआ था, अहमदाबाद मील आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण, ठीक है, चंपारण पहले, ओके, उसके बाद में अहमदाबाद मील आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर बाद में नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन 1920 में, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आंसर लगा सकते थे इसका, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ था, कितने लोगों को समझ में आ गया ये पॉइंट? अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कर लोगे इसको, ठीक। तो चंपारण आंदोलन 1917 में, फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918 के अंदर में खेड़ा आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में 1919 में, 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा 1930 में निकाली थी गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर में, ठीक है। कभी अगर पूछ ले इसमें से कुछ भी बना के पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कल आप लोगों की करंट अफेयर्स की मैराथन है, ओके। अब ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों का, इसमें आप लोगों के जितने भी पूरा 1 साल का जो करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है। पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं, उसकी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। और इस क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को टेस्ट भी मिलेंगी, तो वो टेस्ट भी आप लोगों ने देना है। तो कल आप लोग एग्जैक्ट जुड़ जाइएगा 2 बजे, ओके, 2 बजे, कल 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे कल, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? देखिए एक यहाँ ना 2 चीजें हैं, आर्टिकल नंबर 14 कितने लोगों ने पढ़ा है? सच्ची सच्ची जिसने पढ़ा है वो हाथ ऊपर करके बताएगा। हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर के अंदर में मैंने आर्टिकल नंबर 14 पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। इसमें ना 2 प्रावधान है, ठीक है। एक तो है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ओके, कानून के समक्ष समानता, कि कानून के समक्ष आपको समानता मिलेंगी, समान इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और इक्वल यहां पर में एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन, समान संरक्षण, प्रोटेक्शन, ठीक है, जो संरक्षण है वो भी दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है आप लोगों का कि भाई कानून हमेशा आप लोगों को सजा देने के लिए होता है, कानून कई बार बचाने के लिए भी होता है। तो कानून के समक्ष समानता या कानून जो है समान रूप से सभी पर लागू होगा, ये हमने यूके या ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से लिया था, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ ये हमने यूएस के संविधान से लिया है, ठीक है, यूएसए के संविधान से, ओके।
तो इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ लॉज, कि लॉज जो है वो आपको इक्वली प्रोटेक्ट भी करेगा, सिर्फ सजा नहीं देगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ये ज्यादा पूछा जाता है कि कानून के समक्ष समानता ये कहां से लिया है हमने? आर्टिकल नंबर 14 में दो चीजें हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून के द्वारा समान रूप से संरक्षण। दोनों लिखो आप लोग कमेंट के अंदर में अभी के अभी, ताकि याद हो जाए आपको। कानून के द्वारा, कानून के समक्ष समानता, इक्वली, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्रिटेन के संविधान से या यूके के संविधान से लिया है, ठीक है। उसके बाद में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए के संविधान से लिया है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये कौन सी चीजें कहां से ली गई है, ये हमने पूरा स्पेशल जो है वो सेशन देखा हुआ है इसके ऊपर में, कि कौन सा वाला कहां से लिया गया है ना। पूरा का पूरा हमने एक एक चीज हिंदी में भी आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप बोलोगे कि एक सेशन इसके ऊपर में लगा दीजिए यूट्यूब के ऊपर में भी, या हम ऐप के ऊपर में फ्री एक सेशन ले ले जिसमें सारे के सारे हम लोग इसको पढ़ ले, ठीक है, पोल के साथ में, तो अगर आप बोलोगे तो पोल के साथ में हम लोग फ्री एक सेशन भी ले लेंगे इसमें। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा हम लोग करेंगे कि एक सेशन ले लेंगे पोल वाला, जैसे हम लोग केबीसी करते हैं ना, तो एक केबीसी ही पूरा कर लेंगे हम लोग, पूरा का पूरा, जिसमें सारे के सारे सोर्सेस उनको हम लोग पोल के साथ में करेंगे फिर, ठीक। कमेंट के अंदर में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने बताना है, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था? ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, जो कि था हमारे भारत के संविधान का अंग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट नंबर 4 ये भी था। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट नंबर 18 है, ठीक है, पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर 18 ये भी था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये पार्ट एक अलग पार्ट जोड़ा गया है, पार्ट 4 ए, पार्ट 4 ए, ये बाद में जोड़ा गया है, ये 1976 के अंदर में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के जरिए। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे ये आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे जल्दी से, ठीक है। कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर इसको जोड़ा गया, ये भी पूछा जाता है। जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सी समिति थी और इसको हमने कहां से लिया है, ठीक है, कौन सा देश था जिससे हमने इसको उधार लिया है, ठीक है, ये अवधारणा को फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये भी बन सकता है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज पहले थी और अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, फुतूहत ए आलमगिरी वॉज रिटन बाय, ये 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, फुतूहत ए आलमगिरी। अब देखिए आलमगिरी आ गया, मैं आपको बता चुका हूं कि आलमगिरी मतलब आ गया तो औरंगजेब के समय काल की है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स सेम टू सेम विद द सेम ऑप्शंस, ठीक है, ये आरपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया था, राजस्थान के अंदर में, वहीं से उठाया था उन्होंने ये क्वेश्चन। ईश्वर दास नागर जो है उन्होंने लिखी है फुतूहत आलमगिरी, ठीक है, सेम क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से उठा लिया उन्होंने, एग्जामिनर ने जो है यहाँ पर में गप मारा है, ठीक है, फुतूहत आलमगिरी सेम क्वेश्चन उठाया। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा जो है ना वो वेल रिसर्च कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। हमने जो आपको 1,35,000 क्वेश्चन पेड क्लास में, आप लोग समझिए कि आपका कोर्स है कितने का, 1000 से भी कम का है, ठीक है, इसमें आपको 1,35,000 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर चुके हैं अब तक। तो सोचिए कितना वेल रिसर्च, हम लोग डीप डाउन जाते जा रहे हैं कि और क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, सोर्स क्या है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, सारी की सारी चीजें, ठीक है, उसको निकाला है हमने। तो ईश्वर दास नागर, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है डायरेक्टली, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ईश्वर दास नागर जी ने लिखी है, ठीक है, फुतूहत आलमगिरी, ठीक है। ये पुस्तक है, देखो फतवा ए आलमगिरी वो अलग है, फतवा, ठीक है, फतवा ए आलमगिरी वो कानून था, ठीक है, एक आदेश था, फतवा का मतलब ही होता है आदेश, तो वो फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब के समय में निकाला गया कानून, ये फुतूहत ए आलमगिरी है, ठीक है, ईश्वर दास नागर जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ओके, नाउ विश्व की 75% से अधिक जनसंख्या कहां पर में निवास करती है, ये बताएंगे आप लोग।
तो 75% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। एक चीज जो है फ्रेंड्स, जो है अभी मेरे नोटिस में लाई गई है, ठीक है, हमारी टीम के द्वारा, कि कल एक बड़ा जो है आंदोलन होने वाला है, महाआंदोलन, जिसमें फैकल्टीज नहीं इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसमें बच्चे इन्वॉल्व होने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स है उसको लीड करे, ताकि सरकार किसी भी तरीके से इसको दबा ना सके, सरकार किसी भी तरीके से सरकार को कोई भी बहाना ना मिले, ठीक है, इस चीज को लेकर। तो कल जो हमारा करंट अफेयर का सेशन रहेगा उसको स्थगित किया जाता है, ताकि टीचिंग परीक्षा अपने तरफ से जो योगदान है इस आंदोलन के अंदर में वो दे सके, ठीक है। उसको हम लोग परसों कर लेंगे, लेकिन पहले जो चीज है आप लोगों की उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि कल वो है। और इसके रिलेटेड आपके जो शिक्षक, जो कई सारे स्टूडेंट लीडर्स है उनके द्वारा कांटेक्ट की गई है, उनसे वो रिक्वेस्ट उनके तरफ से आई है कि सर प्लीज आप बता दीजिए, क्योंकि आप बताओगे तो ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे टीम ने अभी जस्ट बताया है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर मैं फैकल्टीज का इन्वॉल्वमेंट आई थिंक शायद से नहीं है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि फैकल्टीज, ठीक है, फैकल्टीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं उसमें, केवल स्टूडेंट्स उसके अंदर में रह रहे हैं, ताकि सरकार को स्टूडेंट्स दिख सके केवल, ठीक है। तो ये एक चीज है, इसको मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अभी थोड़ा समय में आप क्या कर सकते हो, आपका क्या दायित्व बनता है, उसको लेकर मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगा। अभी जस्ट मेरा इस सेशन के बाद में एक कॉल भी है, एक स्टूडेंट लीडर है आपके, उनके साथ में, ठीक है। तो मैं उनसे बात करता हूँ और चीजें समझ के फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसमें कैसे, कोई दूर दराज का बच्चा है तो वो कैसे योगदान दे सकता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मुझे सिया वर्मा जी, मुझे बताया गया है उन स्टूडेंट लीडर के द्वारा कि टीचर्स को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं वो, ठीक है, ताकि सरकार को स्टूडेंट्स दिख सके केवल, ठीक है। बाकी मैं एक बार पता करता हूँ इसके बारे में। देखिए 75% से अधिक जनसंख्या कहां पर में निवास करती है फ्रेंड्स, तो देखिए पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से एशिया और अफ्रीका के अंदर में ही आप लोगों को क्या मिलेगा, 75% आबादी यहीं पे मिल जाएंगी आप लोगों को, एशिया और अफ्रीका में। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका के अंदर में, एशिया प्लस अफ्रीका में दुनिया की 3/4, देखो अगर मान लो कि 75% ना दिया हो तो 3/4 का मतलब ही कितना होता है, ठीक है, 3/4 का मतलब ही होता है 75%। लिखो इस चीज को जल्दी से, इसको लिखो जल्दी से। 75% की जगह पे 3/4 भी आ सकता है एग्जाम के अंदर में। तो विश्व की 3/4 जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कभी ऐसा आ जाए तो समझ जाना कि बात वही है, बस एग्जामिनर आपसे अलग तरीके से पूछने की कोशिश कर। तो एशिया और अफ्रीका के अंदर में आपको पता है फ्रेंड्स कि एशिया के अंदर में 48 देश है, अफ्रीका के अंदर में 54 कंट्रीज है, ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे मिलेगी आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फियर इज, अर्थ के एटमोस्फियर में पाई जाने वाली, ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है प्रचुर मात्रा में। तो आज आप लोगों को पता है ना कि कल टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपका केबीसी कौन बनेगा चैंपियन की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी बड़ी नहीं हो पाई थी। तो आज हम बड़ी क्लास लेने वाले कौन बनेगा चैंपियन की। तो सभी लोग आज कौन बनेगा चैंपियन फ्री है सबके लिए टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने अभी भी अपडेट नहीं किया है टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन तो अपडेट जरूर कर लेना है आप लोगों ने। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है फ्रेंड्स वो है नाइट्रोजन, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ओके। तो नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स 78% लगभग पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, लगभग लगभग 78.9% जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को ये मिल जाएंगी, ओके। 78% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कंसंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स लगभग 21% पाई जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 78 मान लू और इसको 21 मान लू, ठीक है, तो 99% तो यही हो गया अकेला। जो 1% बच गया उसमें बाकी की गैसेस पाई जाती है, ठीक है, बाकी की सारी गैसेस, ओके। तो प्लीज एक चीज याद रखिएगा आप लोग, एक पॉइंट है जो बता रहा हूं आपको, क्रोनोलॉजिकल ये आ सकता है। पहले नंबर पे तो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हो गया। मुझे जल्दी से बताओ तीसरे और चौथे नंबर पे कौन सी गैस पाई जाती है फास्ट। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा।
2500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, हाथ एक बार वापस ऊपर कर देंगे फ्रेंड, देख लेते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर में जो कंटिन्यूअसली योगदान दे रहे हैं इस सेशन में। लाइव चैट नहीं दिख रहा है सर केबीसी में। अगर मैं लाइव चैट आपको दिखा दूंगा वहां पर में, तो आप एक दूसरे के आंसर कॉपी नहीं कर लोगे? एक दूसरे का दूसरे ने आंसर दिया वहां से वो देख के आंसर लगा दोगे फिर तो आप एग्जाम में भी बोल सकते हो कि सर बाजू वाले के आंसर की नहीं दिख रही मेरे को, बाजू वाले का नहीं दिख रहा, बाजू वाले की जो है वो रिस्पॉन्स शीट या उसकी ओएमआर शीट नहीं दिखा रहे आप। टाइमिंग 7 बजे का है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आर्गन आता है, आर्गन। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी लोग लगा रहे हो सबका गलत है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आर्गन है। और फिर चौथे नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपने। तीसरे नंबर पे आर्गन है 0.93% के साथ में, ठीक है। तो 0.93% के साथ में आर्गन। अब आप देखो यहां पर में, ठीक है। नाइट्रोजन 78% लगभग, ऑक्सीजन 21%, ये 0.93%। तो 99.93% तो यही हो गया, ठीक है। अब ये जो बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड सहित जितनी भी बाकी की बच गई वो 0.07% के अंदर में आएंगी। समझ गए आप लोग? ये 3 गैसेस का कितना बड़ा योगदान है, 3 गैसेस का। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में आया था, ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की तरफ में क्रम लगाना है आप लोगों ने। सिंपल है ये वैसे तो। मैं वैसे आपको मैप में भी दिखा दूंगा यहाँ, लेकिन मैं चाहता हूं पहले ना कि आप लोग पहले रफ इसके अंदर में खुद से समझने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए हमारा भारत है मान लीजिए, तो आपको पता है कि ऊपर में यहाँ पर में हिमालय है, ठीक है, हिमालय। उसके बाद में ये इसको हिमालय नाम दे दीजिए आप लोग। फिर बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर में, तो यहाँ पर में आपको विंध्या रेंज मिलेगा, विंध्या, ओके। उसके नीचे में है सातपुड़ा, सातपुड़ा रेंज नीचे में। यहाँ से आपको पता भी है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, तो यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, नर्मदा रिवर, रिवर नर्मदा, इन दोनों के बीच में से, ओके। उसके बाद में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स, ये नीचे में मिलेगी आप लोगों को, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ये यहाँ नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। जहां पर में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है, वहां पर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। यह है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अब आप लोग लगा दो कि सही आंसर क्या होगा जल्दी से। मैप मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, अभी दिखा भी देता हूं मैप, पहले आप लोग आंसर लगाइए जल्दी से। देखिए आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोग जो है वो बहुत इजीली जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ सकते हो। मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं, ठीक है, कि आप कैसे बहुत सारे एआई के जो फीचर्स है, बहुत सारे एआई है, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो पढ़ाई में कैसे हेल्प होंगी, हम लोग 30 सितंबर को इसकी ये करने वाले हैं। मान लीजिए कि अगर आप ये क्वेश्चन दिए होते तो वो कैसे आपको एक्सप्लेन करता, ठीक है, एआई कैसे एक्सप्लेन करता, उन सबको भी हम लोग सीखेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, रियल लाइफ केसेस देखेंगे, ठीक है। कैसे रिसर्च करना है, कैसे काउंटर क्वेश्चन पूछना है एआई से, उन सारी चीजों को भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे एआई के अंदर में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो कर सकते हैं। केवल 99 रुपीज का आप लोगों का, और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी उसके अंदर में। शाजिया इमाम जी बहुत सारा डेमो दिया है मैंने, तो पता नहीं कितने ही डेमो दे चुका उसके, ओके। तो ये जो है आप लोगों ने लगा दिया होगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये वाला पूरी इमेज आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा मैं आपके साथ में अपलोड कर दूंगा। ये भी इमेज अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको देख सके, आप पढ़ सके। पूरी की पूरी इमेज एचडी क्वालिटी के अंदर में अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आप लोग यहाँ पर में मिल जाएगी आप लोगों को ये पूरी की पूरी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सिलेक्शन इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, सिलेक्शन कूपन कोड का, ताकि आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल सके, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। आपको देखिए पहले क्या बोला है, लंबाई बोला है, ठीक है। आप
जो है आपकी हाइट कितनी है, तो वो बोलते हैं ना कि लंबाई कितनी है, ऐसा थोड़ी बोलते कि आपको आपकी चौड़ाई कितनी हो गई है। हाँ, हमारा लड़का जो है 5 फुट 9 इंच लंबा, 5 फुट 9 इंच चौड़ा हो गया है करके। अरे लंबा हो गया, वो पहले लंबाई फिर चौड़ाई, ठीक है। तो ऐसे आंसर करना है आप लोगों ने, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई वाला उस केस के अंदर में। तो वो आंसर आप लोग मेरे को बताओगे कि सही आंसर आपके हिसाब से क्या है। ओके, तो ये आंसर आप सभी लोग कमेंट के अंदर में करेंगे। ओके, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर में। आज हम लोग केबीसी में भी मिलेंगे, तो सभी लोग केबीसी के अंदर में भी ज्वाइन हो जाइएगा। 2800 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, तो सेशन को और भी जहां आप लोग शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। सेशन को लाइक कर दिया है तो आप लोग लॉयल स्टूडेंट्स हो, जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो सेशन के अंदर में, और जो लोग टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, एक बार नंबर दिखा भी दीजिएगा टीम, ठीक है। उस पर कॉल भी कर सकते हो आप लोग, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। या फिर डायरेक्टली सबसे आसान तरीका तो ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो है आपको नीचे में लिंक्स दी गई है, उस पर क्लिक कर लीजिए आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। एंड बहुत ही एक बड़ा वाला सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड आप लोग, ठीक है। एक बड़ा वाला पढ़ाई के अंदर में आपकी पढ़ाई को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए टीचिंग परीक्षा ने एक और आप लोगों के लिए चीज लेकर आई है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली परसों के दिन मैं उसकी अनाउंसमेंट करूंगा। कल करने वाला था, लेकिन कल नहीं, परसों के दिन करेंगे, ताकि कल जो बच्चों ने एक इनिशिएटिव लिया है, स्टूडेंट्स ने जो इनिशिएटिव लिया है, उसके ऊपर में हम लोग रह सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।